Welcome all. So here our learning goal is Dalton to J.J. Thomson. So let me be clear कि this is not for examination. ये particular video कुछ examination के लिए नहीं बना रहा हूँ. Here we will try to understand how a scientific discovery is not like a straightforward list of discovery and discoverer. हमें बताया जाता है जैसे इसकी डिस्कवरी इस साइंटिस्ट ने की, उस चीज़ की डिस्कवरी उस साइंटिस्ट ने की एंड सो ऑन. मैं चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि कोई थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप होती है और कोई साइंटिस्ट किसी कंक्लूजन तक पहुंचता कैसे है. ओके. अब यहाँ पर मैं कई सारे वर्ड्स जो यूज़ करूँगा वो शायद आप कौन से क्लास में है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना उससे फैमिलराइज हो या नहीं. बट आई होप यू विल होल्ड योर अटेंशन प्रॉपरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ. मेरे सामने हमेशा एक क्वेश्चन था कि चलो डाल्टन के बाद थॉमसन का मॉडल आया, प्लम एंड पुडिंग मॉडल, राइट. जब हम एटम की बात कर रहे हैं तो कि बीच में कुछ नहीं हुआ था क्या, और बीच में क्या ऐसे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुए जिनकी शायद ज़रूरत पड़ी हो थॉमसन को टू कंक्लूड कि डाल्टन ने जिस तरीके से सिर्फ एटम्स बताए थे स्फेरिकल बॉल्स जैसे, उसमें ओके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, उस तरीके का एक आइडिया थॉमसन के पास आया. ये कैसे आया होगा? अगर हम लोग सिर्फ डाल्टन पढ़े और सिर्फ थॉमसन पढ़े, राइट, तो उसके बीच में क्या हुआ ये अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एक थॉट प्रोसेस डेवलप होने का प्रोसेस हम लोग मिस कर देते हैं. और अगर मेरे हाथ में रहे तो मैं सिलेबसेस ऐसे डिज़ाइन करूं कि हम लोग फैक्ट्स कम पढ़ें और प्रोसेस ऑफ डिस्कवरीज और किस तरीके से आइडियाज़ डेवलप हुए ओवर द टाइम इसकी हम लोग ज़्यादा बात करें. लेकिन ऑब्वियसली हमारा सिलेबस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी है, लेकिन हम लोग बीच बीच में ऐसे कुछ मौके लेते रहेंगे जिसमें वी विल टॉक अबाउट मोर डिटेल्ड थिंग्स कि व्हाट हैपेंड. सो हियर इज अ टाइम लाइन. डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल हमने देखा है जो 1808 में आया, प्रपोज किया गया, जिसमें ऑब्वियसली स्फेरिकल बॉल्स के मॉडल्स बताए गए, लेकिन हर एलिमेंट का यानी सेम एलिमेंट के सभी एटम सेम होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट होते हैं, लेकिन एटम के अंदर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में कोई बात नहीं थी. एंड देन हम लोग आते हैं 1897 में, करेक्ट, जब जे थॉमसन ने कौन सा मॉडल बताया? ऑब्वियसली हम लोग जिसका प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं वो मॉडल आया, राइट. सो दीज आर द टू थिंग्स जो इसके पहले ही वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ. नाउ आई वांट टू टेल यू फ्यू अदर थिंग्स. डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल 1808 में आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पहले हमें चार्जेस मालूम नहीं थे. चार्जेस उसके कई सालों पहले से ही मालूम थे. इवन कूलोम्स लॉ भी आ चुका था इन 1785, नियरली 20-25 साल पहले ही कूलोम्स लॉ, जिसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को किस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं, कौन सा लॉ फॉलो होता है, इसके बारे में मालूम था. ऑब्वियसली इसका मतलब उसके पहले से ही हमें चार्जेस के बारे में मालूम था. इस तरीके से सोचते नहीं हो ना आप? थोड़ा सा सोच के देखो, मज़ा आएगा. तो डाल्टन एटॉमिक मॉडल बाद में आया, लेकिन डाल्टन ने अपने एटॉमिक मॉडल को ऐसा कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं समझी है कि जिसमें हम लोग चार्जेस कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, इसके बारे में बात करें. शायद उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई हो, क्योंकि ये दोनों चीज़ों का यानी अलग अलग चीज़ों का एक्सप्लेनेशन देने के लिए अलग अलग थियरीज, अलग अलग मॉडल्स चल रहे हैं. तो ये बात आती है. फिर 1831 में फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें जैसे कोई एक कॉइल है और उसके अराउंड अगर एक मैग्नेट घुमाया जाता है तो उसमें से करंट फ्लो होता है, ये ऑब्जर्व कर लिया था किसने? फैराडेज ने, 1831 में. यानी ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका है. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखो. क्रुक्स ट्यूब, विलियम क्रुक्स नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने एक ट्यूब यानी गैस डिस्चार्ज स्टडी करने के लिए एक ट्यूब का एक किया. उन्होंने क्या किया था? सपोज ट्यूब का शेप क्या था, ये भी एक हमारे लिए क्यूरियोसिटी का पार्ट हो सकता है, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि एक ट्यूब जिसमें से
क्या एबिलिटी थी कि जिसमें आप एयर का प्रेशर चेंज कर सको। एयर का प्रेशर कैसे चेंज करेंगे? ऑब्वियसली इसमें से एयर निकालते जाएंगे तो धीरे धीरे प्रेशर कम होते जाएगा। आपने कोई भी एक ट्यूब ले लिया, लेकिन उसमें से अंदर से एयर, उसको एयर टाइट रखा और उसमें से एयर निकालने का कोई प्रोविजन रखा, पंप, राइट? तो इसका प्रेशर वैरी किया जा सकता है। फिर इधर निगेटिव, यानी एक पावर सप्लाई का निगेटिव लगाया, इधर एक पावर सप्लाई का पॉजिटिव, जो बहुत ही स्ट्रांग पॉजिटिव। तो क्या होता था कि यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन, यानी सॉरी, एक बीम मिलती थी, एक ग्लो मिलता था, बीम्स मिलती थी। फिर इसका स्टडी अलग अलग तरीके से डिस्चार्ज होता है। ओके, सो गैसियस डिस्चार्ज स्टडी करने के लिए क्रूक्स ट्यूब ये 1869 में डिस्कवर हुई थी। और 1874 में ही विलियम क्रूक्स को कैथोड रेज ऑब्जर्व हो गए थे। तब उन्हें कैथोड रे नहीं कहा जाता था, लेनार्ड रे कहा जाता था। ठीक है, और विलियम क्रूक्स ने ऑलरेडी कैथोड रे में के बारे में कुछ चीज़ें, यानी एक्सपेरिमेंट कर करके कुछ चीज़ों का पता चला लिया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि ओके, ये जो कैथोड रेज है या लेनार्ड रेज उस वक्त कहा जाता था, दे कैरी मोमेंटम। फिर उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि दे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स। और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व कर लिया था कि ओके, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो जिस डायरेक्शन में झुकते हैं, या फिर उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं। मतलब ये जो कैथोड रेज है वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, ये भी उन्होंने पता लगा लिया था। किसने? विलियम क्रूक्स ने, राइट। फिर 1879 यानी 1879, उसमें विलियम क्रूक्स ने और एक चीज बताई कि ओके, ये जो कैथोड रेज है दे आर निगेटिवली चार्ज गैसियस मॉलिक्यूल्स। उनका ये बोलना था कि ये कैथोड रेज जो है वो निगेटिवली चार्ज गैसियस मॉलिक्यूल्स। हमें आज मालूम है कि कैथोड रेज आर एक्चुअली निगेटिवली चार्ज, बट दे आर नॉट गैसियस मॉलिक्यूल्स, दे आर इलेक्ट्रॉन्स, राइट। लेकिन उस वक्त हम लोग देखना चाहिए कि कैसे वो डिस्कवरीज बढ़ते चले गए। अब ये 1879 में क्रूक्स ने और एक चीज बता दी कि दे आर निगेटिवली चार्ज गैसियस मॉलिक्यूल्स। 1886 में ई गोल्डस्टीन ने कैनाल रेज भी ऑब्जर्व किए। ये कैनाल रेज भी कौन से ट्यूब में? क्रूक्स ट्यूब में ऑब्जर्व किए गए। ओके, ये मैं क्यों बता के रख रहा हूं यहाँ पर? ये जो प्रोटॉन का डिस्कवरी है उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी बीच में हुई थी 86 में। फिर और एक चीज यहाँ पर हुई कि स्टोनी करके एक और रिसर्चर थे, जॉर्ज स्टोनी। इन्होंने जॉर्ज स्टोनी का दो चीजें हैं। जॉर्ज स्टोनी ने 1874 में ही, जब विलियम क्रूक्स ने कैथोड रे के बारे में कुछ चीजें बताई थी, उस वक्त जॉर्ज स्टोनी के इलेक्ट्रिसिटी पर एक्सपेरिमेंट थे और उन्होंने ये प्रपोज किया था, उन्होंने ये ऑब्जर्व करके उनके एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से उन्होंने प्रपोज किया था कि इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट जो फ्लो होता है उसकी एक फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी होती है। व्हाट इज मीन बाय फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी? आपको ये समझना होगा उन्होंने कितनी बड़ी डिस्कवरी की है कि चार्ज जो है वो कितना भी छोटा नहीं हो सकता, वो एक पर्टिकुलर यूनिट है, उसके मल्टीपल्स में रहेगा। आप समझ सकते हो ना कि इलेक्ट्रॉन को तो ब्रेक नहीं करेंगे हम सपोज, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी स्मॉलेस्ट चार्ज यूनिट हो गया सपोज, अब उस वक्त के डिस्कवरी के हिसाब से। तो उनको, जॉर्ज स्टोनी को 1874 में यानी 1874 में ही ये पता था कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उन्होंने तब उसको नाम दिया था इलेक्ट्राइन। और फिर 1891 में उन्होंने टर्म यूज किया इलेक्ट्रॉन। जॉर्ज स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज किया। अब उसी वक्त पर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड रे के डिफ्लेक्शन से अर्थर शस्त्र उन्होंने 1890 में जो कैथोड रेज है उसके पार्टिकल्स का E/M रेशो निकालने की कोशिश की। उन्होंने जो कोशिश की वो आंसर रॉन्ग आया, लेकिन उन्होंने कोशिश की थी। और ये सब चलते वक्त ऑब्वियसली जैसे हेनरी बेक्वेरेल का बीटा रेज का पता 1900 में चल रहा था, मिलिकन्स ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो ज़्यादा एक्यूरेटली गिना वो 1909 में गिना। अब इन सारी चीज़ों के बीच में हम लोग जे थॉमसन को क्रेडिट देते हैं 1897 में दो चीज़ों के लिए। एक तो हम बोलते हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की,
और दूसरी चीज हम लोग ये बोलते हैं कि उन्होंने प्लम पुडिंग का मॉडल बताया। ठीक है, अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देकर मुझे बताएं कि इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन नाम किसने बताया? जॉर्ज स्टोरी ने। जिस ट्यूब में जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए वो कौन सा ट्यूब था? क्रूक्स ट्यूब था। कैथोड रेज निगेटिवली चार्ज होते हैं, ये किन्होंने पता की, किसने पता किया था? विलियम्स क्रूक्स ने ऑलरेडी किया हुआ था। फिर ऐसा सब होते हुए जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी का क्रेडिट क्यों जाता होगा? हम लोग तो कभी ऐसा सोचते ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है जैसे फॉर एग्जांपल वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब के बारे में भी बताते वक्त क्वेश्चन ये होता है कि सपोज एक ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब का मतलब समझ लीजिए आप, राइट? हम लोग कैथोड रे ट्यूब बोलेंगे सपोज। तो क्या होता है? देयर इज अ निगेटिवली चार्ज एक मटेरियल है और एक परफोरेटेड, परफोरेटेड मतलब जिसको होल्स है ऐसा एक इलेक्ट्रोड होता है। हम लोग एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पावर सोर्स देते हैं, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इस मटेरियल से कैथोड रेस निकलते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जिसके वजह से, पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से ये उस रेस को एक्सेलरेट करता है और ये इधर आते हैं, इधर हमें ग्लो मिलता है। यहाँ पर हम लोग पंप लगाकर गैस सक आउट करते हैं, जिसके वजह से अंदर का प्रेशर कम होते जाता है। ध्यान में रखना, 100% गैस बाहर निकालना मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है। जैसे हम लोग जनरली जो वैक्यूम एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज करते हैं वो पर्टिकुलर प्रेशर है, यानी लोएस्ट ऑफ द प्रेशर अचीवेबल पॉसिबल। अब ये भी जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, राइट ना, ज़्यादा समझ में नहीं आया तो ज़्यादा डीप में मत जाओ, बस ये समझने की कोशिश करो कि ये ट्यूब और उसके साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिससे हमें कैथोड रेज, राइट, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी, E/m रेशो ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स, ये कई सारी चीज़ें, उसके बाद कैनल रेज, ऐसी कई सारी चीज़ों का डिस्कवरी हम लोग बता सकते हैं कि इस ट्यूब ने किया। ये ट्यूब क्रूक्स ट्यूब से शुरू होता है, राइट, और हम लोग ये सारी डिस्कवरीज लेके जाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि जे थॉमसन ने ऐसी कौन सी चीज़ की जिसकी वजह से हम लोग सिर्फ उनका नाम पढ़ रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी आती है, बाकी का वर्क नहीं पढ़ते हैं। तो हमें देखना होगा कि इन्होंने जो भी वर्क किया, राइट ना, कुलोम्स लॉज होंगे, उसके पहले चार्ज का जो जिसने डिस्कवरी किया होगा, फैराडेज ने हमें E/m के बारे में बताया, क्रूक्स ने गैस डिस्चार्ज ट्यूब बनाया, फिर उसमें हम कैथोड रेस का स्टडी हुआ। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होते गए? जनरली ये भी होता है कि कैथोड रेज में क्या ऑब्जर्व किया गया होगा? ऑब्वियसली जैसे जैसे प्रेशर हम लोग कम करेंगे, मतलब वैक्यूम बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे कैथोड रेज ज़्यादा स्ट्रेट लाइन में पास होते हैं, राइट। फिर क्या किया गया कि कम प्रेशर में, वेरी लो प्रेशर जिसको हम सपोज वैक्यूम बोलेंगे, एट दैट मोमेंट फिर हम लोगों ने अगर पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स लगाए तो ये डिफ्लेक्ट होने लग गया पॉजिटिव की तरफ। तो ये सब कब ऑब्जर्व होना पॉसिबल हुआ? जब ऑब्वियसली हम लोगों ने एयर का प्रेशर कम किया, यानी ट्यूब में से एयर ज़्यादा से ज़्यादा निकल, मतलब हमने वैक्यूम किया। क्योंकि वैक्यूम नहीं किया तो क्या होता? वैक्यूम नहीं किया तो क्या होता था कि अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स तो मूव हो रहे हैं ना, उसके साथ इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट वगैरह होके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं हो पा रहे थे। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं हो पाएंगे तो हम लोग उनका स्टडी भी नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे सारी चीज़ों में अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप थोड़ा सा इस पूरे टाइमलाइन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि जे थॉमसन किस तरीके से आगे बढ़े। तो कैथोड रे या फिर लेनार्ड रेस के साथ उनके जो एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने ऑब्वियसली क्रूक्स ट्यूब एट लोअर, यानी उन्होंने जो सिर्फ अंदर भरा हुआ गैस जो है वो लोएस्ट प्रेशर यानी वैक्यूम की तरफ लेकर जाने की कोशिश की, जहाँ से निकलने वाले कैथोड रेस, सपोज ये कैथोड है, इधर फिर एनोड परफोरेटेड, और ये जो निकलने वाले रेस उनको ऑब्जर्व किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दिस कैथोड रेस कुड ट्रैवल मच फार्दर देन एयर देन एक्सपेक्टेड फॉर एटम साइज्ड पार्टिकल्स। अब ये क्या है? अपने एक्सपेरिमेंट से क्रूक्स ने 1879 में बताया था कि कैथोड रेज आर निगेटिवली चार्ज गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो उनका ये करेक्ट था कि वो निगेटिवली चार्ज्ड है। कैसे निगेटिवली चार्ज्ड है? क्योंकि लो प्रेशर में हम लोगों ने ऐसे अगर पॉजिटिव निगेटिव प्लेट्स लगाए
तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ बेंड हो रहे थे, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ बेंड हो रहे थे, कैथोड रेज, राइट। अब कैथोड रेज अगर इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ बेंड होंगे, मतलब दे आर नेगेटिवली चार्ज, राइट। ये किसने पता कर लिया था, ये तो क्रूक्स ने ही बताया था। अब क्रूक्स ने बताने के बाद अगली बात, लेकिन क्रूक्स ने ये बोला था कि दीज पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स। लेकिन आप समझ सकते हो कि गैस मॉलिक्यूल्स काफी बड़े रहते हैं। एक्चुअली पार्टिकल जितना बड़ा रहेगा उतना एयर में उसका क्या होगा, सपोज हमने अगर एक्सपेरिमेंट किया जब गैस है तब, यानी गैस में से कैथोड रे पास हो रहे हैं, तो वो सपोज कुछ डिस्टेंस चल रहे होंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचते होंगे गैसेस में से। लेकिन अगर वो गैसियस मॉलिक्यूल्स थे तो वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे स्ट्रेट लाइन में, अदरवाइज वो बम्बार्ड होकर इधर उधर चले जाएंगे। बम्बार्ड होना मतलब आप समझ पा रहे हो ना, कोलिजन्स होंगे उसके। अब आप समझो कि ऑलरेडी अंदर गैस भरी है, उसके मॉलिक्यूल्स है, और निगेटिवली चार्ज उसी साइज के पार्टिकल्स है, तो उनके बहुत ज़्यादा कोलिजन होंगे, स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं हो पाएगा। तो कुछ कैलकुलेशंस करके थॉमसन ने सपोज ये पता कर लिया कि अगर एटम साइज पार्टिकल्स रहता तो इतना सारा डिस्टेंस एयर में से पास करते वक्त, जब इसमें एयर ऑलरेडी है, एयर में से पास करते वक्त इतना स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस नहीं चल सकता था, इतना ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते थे। अब बहुत ज़्यादा दूर तक जा रहे हैं, मतलब पहली चीज़ उनको ध्यान में आ गया कि वो काफ़ी छोटे होने चाहिए देन एटम। सो कैथोड रे एटम साइज के पार्टिकल्स जितने दूर जा सकते हैं गैस में से, उससे ज़्यादा दूर तक जा रहे हैं, मतलब वो छोटे होने चाहिए। फिर उन्होंने एस्टिमेट किया मास ऑफ द पार्टिकल्स, यानी ये जो रे में होने वाले पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर बम्बार्ड करते हैं, तो यहाँ पर सपोज क्या लगाया, एक थर्मल जंक्शन लगाया जहाँ पर बम्बार्ड हो रहे हैं पार्टिकल्स, यानी कैथोड रे जहाँ पर पड़ रही है वहाँ पर थर्मल जंक्शन लगाया, और वहाँ पर हीट कितनी जनरेट होती है वो चेक किया, और पार्टिकल का मास, एक्चुअली पार्टिकल का मास, जितना मास ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफर होगा, जहाँ पर हीट होगा वहाँ पर उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी। अब उन्होंने एस्टिमेशन किया कि हीट कितनी जनरेट हो रही है और उसके हिसाब से मास का, यानी मास ऑफ पार्टिकल क्या होना चाहिए। उसके हिसाब से उन्हें पता चला कि ये पार्टिकल्स जो है वो 1000 टाइम्स तो लाइटर होने चाहिए हाइड्रोजन एटम से। हाइड्रोजन एटम यानी हम लोग छोटे से छोटा बोल सकते हैं, उससे भी 100 टाइम्स, कम से कम 100 टाइम्स लाइटर होने चाहिए, ऐसा कैलकुलेशन भी जे थॉमसन ने कर लिया। इसका मतलब उन्होंने एक कंक्लूड किया अब कि कैथोड रेज जो है दे आर मेड ऑफ वेरी लाइट, यानी जिनका मास बहुत 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 कम है, ऐसे निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब ये पता लगने पर दीज पार्टिकल्स, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिनके वजह से ये कैथोड रे बना है, उनको उन्होंने नाम दिया कॉर्पुस्कल्स। कॉर्पुस्कल्स का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल पार्टिकल। उन्होंने इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ डिस्कवरी किया कि इस टाइप का पार्टिकल है। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल, वेरी लाइट, वेरी स्मॉल निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, उससे कैथोड रेज बने हैं। और उन्होंने दूसरा ये भी देखा कि ये मेटल्स बदलने पर भी बाहर निकल रहे हैं, मतलब वो हर मेटल में होने चाहिए। इसका मतलब उन्होंने देखा कि दीज पार्टिकल्स, जिनको उन्होंने कॉर्पुस्कल्स बोला था, दे आर यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एटम्स, यानी हर एटम में मिलेगा, राइट। अब उसके बाद ये जो थॉमसन ने जिस तरीके से अपनी बात आगे रखी, अपना थॉट प्रोसेस, अपने कैलकुलेशंस, अपने ऑब्जर्वेशंस, तब साइंटिस्ट लोगों ने, सभी ने मैंने माना कि ओके ऐसा कोई पार्टिकल है। लेकिन उन्होंने वर्ड जो फॉलो किया वो कॉर्पुस्कल्स नहीं, दे यूज द वर्ड इलेक्ट्रॉन, जो ऑलरेडी स्टोनी करके एक जो रिसर्चर है उन्होंने यूज किया था फॉर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से सब कुछ हुआ है। अब ऑब्वियसली ये वीडियो शायद देखकर कंफ्यूज हुए, ऐसा अगर आपको लगता है तो भूल जाने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि सच में कोई डिस्कवरीज जैसे आगे बढ़ती हैं तब इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं जिसमें एक दूसरे के वर्क को स्टडी करके आगे बढ़ने की कोशिश होती है। किसी की गलतियाँ हुई तो उसको क्रिटिसाइज करके नई थियरीज रखी जाती हैं, और सब मिलकर
फ्री माइंड के साथ एक दूसरे के आइडियाज़ को सपोर्ट करते हुए, जब जहाँ पर रॉन्ग लगे वहाँ पर क्रिटिसाइज करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं साइंस में। आई होप ये वीडियो आपके लिए आपको इम्पोर्टेंट लग रहा हो। अगर नहीं भी लगे तो आई थिंक यू कैन स्किप इट, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये ज़रूर मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये पहली बार सुनी हुई चीज़ रहेगी, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये डिस्कवरीज किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। जनरली हिस्ट्री ऑफ साइंस करके हम लोग यानी इसको बोलते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ डाल्टन्स मॉडल ध्यान में रखो और बाद में थॉमसन का मॉडल ध्यान में रखो। आजकल तो ऐसा भी रहता है कि हम लोग डाल्टन्स मॉडल के बाद सिर्फ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ध्यान में रखते हैं, ऐसा भी कुछ लोग कर लेते हैं। मेरे हिसाब से वी शुड फॉलो कि आज से सैकड़ों साल पहले भी लोग किस तरीके से एक दूसरे से आइडियाज़ लेकर मिलकर साइंस को आगे डेवलप करते चले गए। आज भी ऐसा हो रहा है। एक्चुअली वी आर मिसिंग दैट एक्शन बिकॉज हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। कैसा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं? ओके, थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, खत्म, हमारे लिए बस इतना ही है। लेकिन थोड़ा डीप जाएंगे तो साइंस एक्चुअली कैसा प्रोसीड करता है ये भी समझ में आएगा, बहुत मज़ा आएगा। सो थैंक यू।